हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए हम लोग एक और नया चैप्टर लेके आ चुके हैं जिसका नाम है मेटलर्जी। लास्ट टाइम हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म कर लिया था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग और शॉर्ट वीडियोस के रूप में लाने वाले हैं। ठीक है, कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको कोशिश करेंगे कि और शॉर्ट वीडियोस में लाया जाए, उसी में से एक्सट्रैक्ट करके जो भी इंपॉर्टेंट लगे आपको बता दिया जाएगा। ठीक, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेटलर्जी। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप कोई भी एस्पिरेंट हो, जेईई मेंस हो, एडवांस हो, चाहे नीट के हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और ऑलमोस्ट आप मान के चलना कि हर जगह पर ये सेम लेवल पे ही पढ़ाया जाता है। आप जेईई एडवांस के भी एस्पिरेंट हो, चाहे नीट के भी हो, सब जगह पे। ठीक है, थोड़ा बहुत सिलेबस का फर्क है, बाकी ऑलमोस्ट एनसीईआरटी को रेफरेंस मानते हुए चलते हैं। यहां से एक क्वेश्चन पक्का है। इंफॉर्मेटिव चैप्टर ज्यादा है, चीजें काफी सारी है ऐसी यहाँ पर जो कि याद होनी चाहिए, मतलब रखनी पड़ती है। और उसका एक बेसिक सा फंडा है, रोज पढ़ो रोज याद होगा। ठीक है, रिवीजन करने के तरीके होते हैं। अगर आपको कोई चीज याद नहीं हो रही है तो उसको बार बार पढ़ो तो अपने आप याद हो जाएगा। तो वहां पर सेम ये पर कंसेप्ट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और केमिकल बॉन्डिंग की तरह ज्यादा लॉजिकल नहीं है, तो इस बात का भी थोड़ा आप लोग ध्यान रखें। थोड़ा सा हम लोगों को याद रखना पड़ता है। कोशिश करेंगे कि आप लोगों को काफी सारे रीजंस मिल जाए, और रीजंस मिलते हैं तो याद रखने में थोड़ी आसानी होती है। चलो स्टार्ट करते हैं विद आवर मेटलर्जी। और क्या पढ़ने वाले हैं आज? हम पढ़ेंगे बहुत बेसिक चीज, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर एंड कन्वर्जन टू ऑक्साइड। ओर क्या होती है, मिनरल क्या होती है, ये सबको पता है ना। ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। बेसिकली जहां से आप मेटल को इकोनॉमिकली निकाल पाते हो, एक्सट्रैक्ट कर पाते हो, मेटलर्जी कर पाते हो, उसी को अपन कहते हैं ओर। हर जगह से अपन मेटल को इकोनॉमिकली नहीं निकाल पाते हैं, ध्यान रखना। इकोनॉमिकली निकालना जरूरी है। चल, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर की बात करने जा रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर से पहले हम लोग कुछ ओर्स होती हैं जिनको अपने को याद होना चाहिए, जरूरी है, तो उनके नाम लिख लेते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं किसकी, एल्यूमिनियम की फर्स्ट। तो एल्यूमिनियम की अपने पास कौन कौन सी ओर होती है, Al2O3.2H2O। दिस इज योर बॉक्साइट, है ना। साथ साथ में आप लोग भी बोलते जाए क्या क्या कौन कौन सी और है, हो सकता है आपको याद है। बॉक्साइट Al2O3, आगे कुछ भी नहीं है। कौन सी होती है? दिस इज योर कोरंडम। एक और होती है जिसको आप लोग आगे यूज भी करते हो, K3Al(F6), दैट इज योर, ठीक है स्पेलिंग, सॉरी के से नहीं होगा, क्रायो, है ना, क्रायोलाइट। देख लेना यार स्पेलिंग का क्या है, ठीक है, नाम में क्या रखा है, क्रायोलाइट, पर फिलहाल इधर नाम में ही बहुत कुछ रखा है। कॉपर की बात करते हैं। कॉपर की हमारे पास जो सबसे पहली ओर होती है दैट इज Cu2S। दिस इज योर कॉपर ग्लैंस, है ना, ये होती है हमारे पास कॉपर ग्लैंस। फिर आती है हमारे पास CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। दिस इज योर मैलाचाइट, है ना। कौन सी होती है, मैलाचाइट। एक और होती है हमारे पास CuFeS2। दिस इज कॉपर पाइराइट्स। ओके, कौन सी होती है, कॉपर पाइराइट्स। चलो तीसरा देखो, आयरन पे आते हैं। तो आयरन की दो और कॉमन है, Fe2O3, Fe3O4, एक साथ लिख लो। ये होती है हेमेटाइट, ये होती है हेमेटाइट, और ये होती है मैग्नेटाइट। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी इन दोनों ओर्स के अंदर, तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक, एक और आती है हमारे पास, दैट इज योर FeS2, और FeS2 को बोला जाता है आयरन पाइराइट्स, और एक और नाम दे दिया जाता है इसको, दैट इज योर फूल्स गोल्ड। ठीक, बेसिकली क्या होता है ना, आयरन पाइराइट को अगर आप तोड़ते हो तो आपको एक गोल्डिश चमक, मतलब गोल्ड की जो चमक होती है ना वो दिखती है। तो पहले के ज़माने में लोगों को लगता था यार ये सोना है, ये सोना है, सोना है। बाद में तो पता चलता है कि जो सोना होता है वो जनरली रिवर शोर्स के आसपास मिलता है ना। ऐसे नहीं कि आज कल को तुम्हारे आसपास नदी उधर पहुंच गए, ऐसा नहीं होता। जैसे आप अगर साउथ अफ्रीका साइड में पता करोगे तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा गोल्ड की जो माइनिंग है वहाँ पर होती है, काफ़ी ज़्यादा गोल्ड वहाँ पर मिलता है और काफ़ी सारे आते हैं। डिस्कवरी चैनल पे भी देखा होगा, गोल्ड डिगर्स करके एक शो आता था, हो सकता है आप लोगों ने देखा हो सकता है वक्त ही ना मिला हो। ठीक है, चलो ये हो गई इधर। बात करते हैं अगले के लिए अपने पास आ जाता है जैसे PbS, लेड की जो सबसे फेमस हो रहे, दैट इज योर PbS, और ये होती है क्या, गलेना। ठीक है, गैलेना।
फिर आती है PbCl2, हमें पता है लेड +2 में ज़्यादा स्टेबल होता है, तो PbCl2, दिस इज योर एंग्लेसाइट। ये क्या होती है? एंग्लेसाइट होती है। चलो बाकी अगर हम बात करते हैं तो HgS सिनेबार इंपॉर्टेंट ओर है, मरकरी की सल्फाइड ओर है। छठा अगर बात करते हैं तो Ag2S, दैट इज योर सिल्वर ग्लैंड। सिल्वर की एक और ओर होती है AgCl, हॉर्न सिल्वर, क्या बोलते हैं इसको? हॉर्न सिल्वर। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आ जाती है ZnS। ठीक है, ZnS होता है हमारे पास जिंक ब्लेंड। ठीक, जिंक ब्लेंड होता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ 8वें में ZnS हो गया, हॉर्न सिल्वर हो गया, ये CaCO3, CaCO3। ठीक है, CaCO3 होता है हमारे पास, क्या होता है ये? लाइमस्टोन। क्या होता है ये? लाइमस्टोन, चूना पत्थर। अगर आपको ये पता करना है कि ये कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा, तो जो हिमालयन रेंज है या फिर जो भी आपके पास माउंटेन्स होते हैं जनरली वो चूना पत्थर के बने होते हैं। CaCO3 पानी पड़ता है, धीरे धीरे हार्ड होते जाते हैं। जो अरावली रेंज है कहते हैं बहुत पुरानी हो चुकी है क्योंकि अभी हार्डनेस पे आ चुकी है अपने, जबकि हिमालयन रेंज जो है अभी भी आप लोगों को पता है लैंडस्लाइड होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है क्योंकि वहाँ पर CaCO3 है। अभी ये ठोस CaCO3 नहीं हुआ है। CaCO3 पे पानी पड़ता है, गैस निकलती है, जानते हैं हम लोग लाइमस्टोन चूना को पानी में डालते हैं, सबको पता है। बाद में वो चूना पत्थर होने लग जाता है, जैसे जैसे सूखता जाता है वो पत्थर होने लग जाता है और हमारे कोई काम का भी नहीं रहता। सेम पहाड़ों के साथ फंडा है। ठीक है, लाइमस्टोन हो जाता है। इसके अलावा एनी मोर एक और होती है 9th अगर मैं लिखना चाहूँ, KCl.MgCl2.6H2O, दैट इज योर कार्नालाइट। ठीक, ये पोटेशियम की भी ओर होती है और ये मैग्नीशियम की भी ओर होती है। सो दैट्स सफिशिएंट। हमारे पास इतनी सारी ओर होती है जो कि आपको याद होनी चाहिए ही चाहिए। देखो अगर ओर याद नहीं होगी तो हो सकता है आपसे डायरेक्टली ओर के बारे में ही पूछ लिया जाए। ओके, चलो तो कॉन्सेंट्रेशन मेथड में सबसे पहले आते हैं फिजिकल सेपरेशन मेथड। मतलब फिजिकल सेपरेशन मेथड, यहाँ पर हम लोग कोई केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, फिजिकली ही सब कुछ सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, आप लोग जानते हैं। तो जब सबसे पहले आती है दैट इज योर हाइड्रोलिक वॉशिंग और ग्रेविटी सेपरेशन और नेविगेशन मेथड, है ना। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, आपके पास यहाँ पर एक विल फ्री टेबल करके कुछ चीज होती है ना, इस तरीके से होती है ना, इस तरीके से। यहाँ पर थोड़े थोड़े गैप में इस तरीके से बैरियर्स लगे रहते हैं। यहां से डाली जाती है पाउडर्ड ओर। ठीक, जो ग्राइंडिंग और क्रशिंग का काम होता है वो कॉन्सेंट्रेशन से पहले ही हो जाता है। जो ग्राइंडिंग और क्रशिंग का काम होता है वो कॉन्सेंट्रेशन से पहले ही हो जाता है, तो इसको ध्यान रखें। पाउडर्ड ओर, और यहां पर आता है वाटर हाई प्रेशर पर। हाई प्रेशर पर तो मत लिखो, या फिर आप वाटर फ्लो लिख दो, सिंपली वाटर ही लिखा रहना। पानी मारा जाता है। होता क्या है, यहां पर एक्चुअली डेंसिटीज का फर्क है इम्प्योरिटी और ओर के बीच में। जो ओर होती है वो हैवियर होती है और जो इम्प्योरिटीज होती है वो लाइटर होती है। तो जब यहां पर पानी पड़ता है ओर के साथ में, जब यहां पर पानी पड़ता है तो ये जो बैरियर्स लगे हुए हैं ये कुछ सीधे नहीं होते हैं, ये ऐसे इंक्लाइंड होते हैं, लाइक इस तरीके से रहते हैं ये बैरियर्स। तो यहां पर तो क्या होता है, यहां फंस जाता है आपका ओर पार्टिकल, क्योंकि ओर पार्टिकल क्या होता है, हैवी होता है, तो पानी के साथ बह नहीं पाता है, उसी में फंस जाता है। और दूसरा होता है हमारे पास जो इम्प्योरिटीज है वो पानी के साथ क्या होती जाती है, बहती जाती है। तो वापस से मैं बताता हूँ, डिस्कवरी अगर देखा हो गोल्ड डिगर्स करके या फिर ऐसे कुछ शो आता था, वहां पर आप लोगों ने देखा भी होगा टीवी में, मैंने तो देखा है। ठीक, डिस्कवरी पे वहां पर एक मशीन लगी रहती थी, कन्वेयर बेल्ट टाइप का होता, कन्वेयर बेल्ट तो नहीं, वो तो अलग हो जा, इस तरीके से एक बेल्ट सा होता था जो चलता नहीं था, स्टेशनरी होता था, बीच बीच में उसमें ना वो लगे रहते थे, है ना, बैरियर्स टाइप के, और पानी बहता रहता था फुल प्रेशर पे, धोते जाते थे और गोल्ड इकट्ठा होता जाता था। ठीक है, गोल्ड इकट्ठा होता जाता था। इसके अलावा एक और तरीका होता है गोल्ड के लिए, दैट इज योर पैनिंग। ठीक है, पैनिंग मतलब क्या होता है, जो छोटे गोल्ड डिगर्स होते हैं, मतलब जिनके पास खर्चा नहीं है कि यार वो इतनी बड़ी मशीन सेटअप करे, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होता है,
गोल्ड का सेटअप अगर आप एक्सट्रैक्शन करने जा रहे हो तो बहुत कॉस्टली पड़ता है, इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। और 1 किलो सोना निकालने में जान निकल जाती है। वो बात अलग है, 1 किलो में जो आपको फ़ायदा मिलना है वो तो मिलता ही है, स्टिल बहुत महंगा कॉस्ट सेटअप होता है। तो जो छोटे छोटे गोल्ड डिगर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पैन टाइप का ले लेते हैं जिसमें छेद नहीं होते है ना, पैन टाइप का ले लेते हैं और उसको मतलब जहाँ पर भी उनको लग जाता है कि यार यहाँ गोल्ड मिल सकता है। जनरली गोल्ड के जो डिगर्स होते हैं वो पहले टेस्ट करते हैं कि इतने पैन के अंदर इतना गोल्ड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर नहीं मिल रहा है तो फिर वो बाद में भी नहीं मिलेगा, एक सीन ये होता है, ठीक है। अगर वो नहीं मिल रहा है तो बाद में भी नहीं मिलेगा, तो वो क्या करते हैं पहले पैन में टेस्ट करते हैं कि हाँ इतना पार्टिकल आ जाना चाहिए इतने मिट्टी के अमाउंट में, उतना आ गया तो सब ठीक है, गोल्ड मिल सकता है, हम लोग एक्सट्रैक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर नहीं मिला तो वो छोड़ के चले जाएंगे उस जगह को। तो ये पैनिंग से देखते हैं, बेसिकली पैन लेके उसमें धीरे धीरे उसको धोते जाते हैं, मिट्टी निकलती जाती है, गोल्ड उधर ही बैठा रहता है, धीरे धीरे करते रहते हैं। वो बहुत अच्छा प्रोसेस होगा, देखोगे तो पता चलेगा। तो काइंड ऑफ हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन नेटिव ओर्स के लिए ज्यादा किया जाता है, जैसे गोल्ड के लिए ही सबसे ज्यादा चलता है, ठीक है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, मैग्नेटिक सेपरेशन की। तो मैग्नेटिक सेपरेशन का जो कंसेप्ट है वो है एक या तो ओर और इम्प्योरिटी, या तो ओर या फिर इम्प्योरिटी जो है, दोनों में से एक क्या होनी चाहिए, वन शुड बी मैग्नेटिक। दोनों मैग्नेटिक भी नहीं होनी चाहिए और दोनों नॉन मैग्नेटिक भी नहीं होनी चाहिए, एक मैग्नेटिक होगी और दूसरी नॉन मैग्नेटिक होगी। बेसिकली आपके पास जो ओर है या तो वो मैग्नेटिक हो या फिर इम्प्योरिटी वो मैग्नेटिक हो। कैसा कंसेप्ट है, बड़ा सिंपल सा है। इस तरीके से 2 ड्रम्स होते हैं, दिस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है। ये क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती है, परमानेंट मैग्नेट्स नहीं होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है जिनके अंदर और मैग्नेट की तरह काम करने लग जाती है। अगर ऐसा कुछ करना भी है तो बहुत आसान है, कॉपर के वायर को किसी लोहे के कंडक्टर पे उसको क्या करते हैं बांध लो, बिल्कुल पास है ना, रोल आउट कर लो और उसमें फिर करंट पास करोगे तो मैग्नेट का काम करने लग जाता है। मैंने करा हुआ एक्सपेरिमेंट है ना, स्कूल में करा था मैंने, जब मैं 9th या 10th क्लास में था तब ऐसा कुछ करा था। इनका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो इस तरीके से, ठीक। ये है कैसे, ये है मैग्नेटिक, खुद कैसे है मैग्नेटिक। यहां डाल दी जाती है आपकी पाउडर्ड ओर, जिसके अंदर आपके पास क्या है, इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट है। पाउडर्ड ओर डाल दी जाती है, मैग्नेटिक है ये। तो जो नॉन मैग्नेटिक वाला पार्ट होगा ये घूमेगा, नॉन मैग्नेटिक वाला जो पार्ट होगा वो यहां पर कहीं इकट्ठा हो जाता है। ये होता है आपके पास नॉन मैग्नेटिक, ठीक है, नॉन मैग्नेटिक। और जो मैग्नेटिक होता है वो ड्रम के साथ चिपक जाता है, यहां तक आएगा और जैसे ही कन्वेयर पर आएगा, क्योंकि जो बेल्ट है ये मैग्नेटिक नहीं होती है, सिर्फ ये ड्रम होता है, ठीक। तो यहां पर आपके पास गिर जाता है मैग्नेटिक पार्ट। हो सकता है ये और हो सकता है ये इम्प्योरिटी हो, तो यहां मिल जाता है आपको मैग्नेटिक पार्ट। समझ में आ गए। तो नॉन मैग्नेटिक वाला इधर और मैग्नेटिक वाला इधर। तो जैसे आप लोगों ने गेहूं साफ करते हैं ना जब, तो एक वो होता है, मतलब कुछ जुगाड़ होता है, वो उसको मेरे को याद नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं, उसको झड़ाते हैं ना, तो उससे क्या होता है जो इम्प्योरिटीज होती है वो दूर जाके गिरती है। एक है ना वो बन जाता है बल्क सा, ठीक है, बल्क सा मतलब हीप बन जाता है किसका, गेहूं में से जो कचरा निकलता है उसका, वो उड़ के उधर चला जाता है। जनरल इम्प्योरिटीज क्या होती है, लाइटर ही होती है, मैग्नेटिक, और ये हो जाता है नॉन मैग्नेटिक। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो हमारे पास होती है टिन स्टोन, दैट इज योर SnO2, कैसेटराइट, ठीक है। नाम बार बार लोगे याद आसानी से होगा, नाम नहीं लोगे नाम से भागोगे तो याद नहीं होगा। कैसेटराइट में जो इम्प्योरिटीज होती है वो होती है वुल्फ्रामाइट की, FeWO4 प्लस MnWO4, ये होती है हमारे पास इम्प्योरिटीज। और ये जो इम्प्योरिटीज है ये कैसी है, मैग्नेटिक होती है। और जो हमारी SnO2 होती है ये होती है डायामैग्नेटिक, या फिर आप बोल सकते हो नॉन मैग्नेटिक, ठीक है, डायामैग्नेटिक भी बोल सकते हो, दोनों एक ही चीज है। ये पैरामैग्नेटिक होती है और ये डायामैग्नेटिक होती है। तो इस केस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और किसकी होती है, SnO2 की। इम्प्योरिटी किसकी होती है, FeWO4 प्लस MnWO4। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हेमेटाइट में भी करते हैं, जहां पर सिलिका की इम्प्योरिटी होती है, जहां पर हेमेटाइट में सिलिका की इम्प्योरिटी होती है उधर भी इस्तेमाल करते हैं। लास्ट आता है हमारे पास फिजिकल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। देखो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में क्या होता है वो समझो।
फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में एक कंटेनर होता है, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से एक एयर पास करने के लिए जुगाड़ होता है। ये होल्स होते हैं जिससे आप एयर पास करोगे, यहाँ पर एयर आती है, ठीक है। एयर का मतलब यहाँ ऑक्सीजन मत ले लेना, फूंक मारनी है, फूंक, ठीक है, पर फूंक तुम नहीं मार पाओगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी। यहाँ पर कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, ठीक है, कुछ कुछ होता है। मैं सबसे पहले होती है H2O प्लस पाउडर्ड ओर, सारी सामग्री बता रहा हूँ, प्लस पाइन ऑयल प्लस सोडियम इथाइल जेंथेट, मैं सिर्फ जेंथेट लिख रहा हूँ, एक्सेप्टेबल है। प्लस हमारे पास होते हैं क्रिसॉल या फिर एनिलीन। किसको क्या क्या बोला जाता है वो भी देख लो। इसको बोला जाता है क्रिसॉल और एनिलीन को फ्रोथ स्टेबलाइजर। क्या बोलते हैं? फ्रोथ स्टेबलाइजर। ये होता है हमारे पास कलेक्टर। बेसिकली इन दोनों को मिला के कहते हैं कलेक्टर, बट पाइन ऑयल जो होता है वो फ्रोथ जनरेट करने के लिए भी होता है और कलेक्टर का भी काम करता है ना। बस इतनी सी चीजें होती है और तो कुछ होता भी नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है? इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है? प्रिंसिपल है डिफरेंशियल वेटेबिलिटी, ठीक है, डिफरेंशियल वेटेबिलिटी मतलब अलग अलग गीला होने की वेटेबिलिटी है ना, वेटिंग होने की जो एबिलिटी है उसको वेटेबिलिटी बोलते हैं। जो इंप्योरिटीज होती है वो पानी से वेटेबल होती हैं, जबकि जो हमारी ओर होती है वो पाइन ऑयल से वेटेबल होती है। इतना सा इसका कंसेप्ट होता है, ठीक है। मतलब जो इंप्योरिटीज है उसको तो पानी पकड़ेगा और वो नीचे बैठ जाएंगी, और जो अपने पास ओर है उसको फ्रोथ पकड़ेगा। फ्रोथ क्या होता है? झाग। झाग इंप्योरिटीज को पकड़ेगा और झाग आ जाएगा ऊपर, फिर उस झाग को अपन अलग कर लेंगे, धो लेंगे और अपना ओर को वापस निकाल लेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ ज्यादा है नहीं। चलो कैसे काम करता है? यहां से आप मारते हो हवा, यहां से आप मारते हो क्या? हवा। हवा मारते हो तो यहां फ्रोथ जनरेट होता है ऊपर की तरफ सरफेस पे। सरफेस पे फ्रोथ जनरेट होने की वजह से फ्रोथ जनरेट होता है, और उसी फ्रोथ में क्या होती है? ओर छुपी होती है, तो ये निकाल लेते हैं। किसके लिए यूज करते हैं प्रोसेस को? यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स। ध्यान रखना इनका जो यूज है वो होता है सल्फाइड ओर्स के लिए। सल्फाइड ओर्स के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। देखो हमारे पास जो जेंथेट होता है उस जेंथेट के दो पार्ट होते हैं, C++ और S- और C2H5। ठीक, ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है नॉन पोलर, और ये वाला जो पार्ट होता है दैट इज योर पोलर पार्ट। ठीक है, ये होता है नॉन पोलर और ये होता है हमारा पोलर। ठीक, लेड जैसे ओर है, PBS 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 और फलाना PBS फलाना PBS, खूब सारी PBS है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है? इसको तो पकड़ता है आपका कौन सा वाला पार्ट? पोलर वाला पार्ट। और को तो कौन सा वाला पार्ट पकड़ता है? पोलर वाला। और जो नॉन पोलर वाला पार्ट होता है वो कौन किसके साथ जाता है? वो जाता है पाइन ऑयल के साथ। जो नॉन पोलर वाला पार्ट होता है वो किसके साथ जाता है? पाइन ऑयल के साथ। तो ये हो गया हमारा नॉन पोलर। इसी तरीके से पूरे में आपको इस तरीके के शेप्स देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके से घेर लेगा, ठीक है, इस तरीके से घेर लिया जाता है और ये बन जाता है आपका फ्रोथ। फ्रोथ हल्का होता है तो ऊपर आ जाता है, और जो इंप्योरिटीज है वो नीचे होती है, पानी की वजह से गीली होती है तो नीचे बैठ जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं हम लोग कि ये तो हो गया पाइन ऑयल का काम और जेंथेट का काम, बेसिकली कलेक्ट करने का काम। जो दूसरा होता है फ्रोथ स्टेबलाइजर, दैट इज योर एनिलीन या फिर क्रिसॉल। एनिलीन या फिर क्रिसॉल। बेसिकली क्या होता है ना, आपने जो फ्रोथ बनाया आप उसको हटाओगे फ्रोथ को स्टेबलाइज करने के लिए। सिंपल सा जो उसने नाम बोला है फ्रोथ स्टेबलाइजर, उसका काम भी है फ्रोथ को स्टेबलाइज करना। जो फ्रोथ बन रहा है कहीं से वापस फूट के पानी में ना चला जाए, ऐसा होता है ना। झाग बनते हैं फिर झाग थोड़े टाइम बाद नीचे चले जाते हैं, वो वाला काम ना हो। तो फ्रोथ स्टेबलाइजर का काम होता है फ्रोथ को हमेशा बनाए रखना, सरफेस के ऊपर रखना। लॉजिक ये होता है
कि जैसे आप फ्रोथ को हटाओगे सरफेस टेंशन घटेगी, तो जो बुलबुला नीचे से उठ के जा रहा है ऊपर, है ना, वो क्या हो जाएगा और फिर फूट जाएगा, वापस और नीचे, फिर जाएगा, फिर फूट जाएगा, फिर और नीचे। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए, उस काम को करने से बचने के लिए हम लोग एनिलीन या क्रिसोल डालते हैं, जो कि फ्रोथ को क्या करके स्टेबलाइज करके रखते हैं। ठीक, चलो इसमें एक और पॉइंट आता है, एक सेकेंड, हमारे पास जगह है ना, हाँ, इसमें एक और पॉइंट आता है। मान लो आपके पास पीबीएस की जो ओर है उसके साथ जनरली क्या होता है, जिंक सल्फाइड होता है। दो ओर्स हैं, दोनों सल्फाइड है यार, अगर दोनों सल्फाइड है तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, हम ऐसा चाहते नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसमें डालते हैं सबसे पहले एक डिप्रेसेंट। तो जो डिप्रेसेंट होता है वो रिएक्ट करता है डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ। डिप्रेसेंट कौन होता है, NaCl, ये होता है डिप्रेसेंट। ठीक है, डिप्रेसेंट डालते हैं, डिप्रेसेंट क्या करता है, एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है Na2ZnCn4, जो कि कैसा होता है बेटा, सॉल्यूबल, जो कि कैसा होता है, सॉल्यूबल होता है, और लेड सल्फाइड उधर ही रह जाता है। जो पीबीएस है ये क्या होता है, इनसॉल्यूबल होता है और इसी तरीके से रह जाता है। पीबीएस वैसे ही रह जाता है और ये सॉल्यूबल होकर पानी में चला जाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पीबीएस के लिए कर देंगे फिर फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, यहां लगा देंगे फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड और पीबीएस को निकाल लेंगे। अब इसका क्या होगा, इसमें डाल दिया जाता है फिर बाद में एक एक्टिवेटर CuSO4, दिस इज योर एक्टिवेटर, और ये एक्टिवेटर क्या करता है, वापस से सॉल्यूशन में लौटा देता है ZnS को, प्लस यहां पर एक कॉम्प्लेक्स और बन जाता है Na3CuCN4। इस तरीके से हमारे पास क्या होती है, डिफरेंशियल, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, डिफरेंशियल फ्रोथ फ्लोटेशन, दो अलग अलग के लिए। ठीक, तो ये कहानी होती है किसकी, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड की। अब हम बात करेंगे केमिकल मेथड से किस तरीके से आपके पास कंसंट्रेशन किया जाता है। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है हॉल्स प्रोसेस यूज्ड फॉर बॉक्साइट। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ केमिकल एजेंट्स डालते हैं और उसके बाद उनके कंसंट्रेशन को करते हैं परफॉर्म। एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड। सिल्वर गोल्ड के लिए होता है साइनाइड प्रोसेस, और यहां होता है हॉल्स, इसको हॉल्स प्रोसेस बोलते हैं, या फिर इसको बेयर्स प्रोसेस भी बोला जा सकता है, या फिर इसको लीचिंग भी बोलते हैं। लीचिंग मतलब होता है केमिकल रिएजेंट के साथ ट्रीटमेंट करना। ठीक है, यूज्ड फॉर रेड बॉक्साइट। बॉक्साइट ओर के साथ हम लोग क्या लेते हैं, Na2CO3। Na2CO3 को क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं और बना लेते हैं NaLO2। ठीक है, इतना सा काम होता है। सबसे पहले NaLO2 बन जाता है, इसका कर देते हैं फिर हाइड्रोलिसिस, तो बन जाता है AlOH होल थ्राइस प्लस NaOH। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, फिर CO2 के एनवायरमेंट के साथ इसको पास करते हैं, तो जो NaOH है ये बना लेता है Na2CO3 और AlOH होल थ्राइस। फाइनली इसको हीट करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास Al2O3। तो यहां पर आपकी जो इंप्योरिटीज हैं वो उस रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी। मुद्दा ये है, जो आपने केमिकल रिएजेंट यहां पर लिया है उस केमिकल रिएजेंट के साथ आपकी इंप्योरिटीज रिएक्ट नहीं करती हैं, और अगर रिएक्ट नहीं करती हैं तो फिर हमारे को Al2O3 जो वापस मिलने वाला है वो इंप्योरिटीज के फ्री होके मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये होती है हमारे पास हॉल्स प्रोसेस। दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड कॉम्प्लेक्स, सिल्वर और गोल्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर Ag2S की रिएक्शन कराते हैं NaCN के साथ, कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि क्या होने वाला है, सॉल्युबल होगा, और Na2S। इस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या करते हैं, किसी एक ऐसे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करा देते हैं जो इसका क्या कर दे, रिप्लेस कर दे, इसको जगह से हटा दे। तो जनरली वो होता है जिंक पाउडर। इसको ट्रीट करते हैं हम लोग किससे, जिंक पाउडर से। जिंक पाउडर से ट्रीट करने पर जो यहाँ पर Ag है इसकी जगह जिंक आ जाता है, जिंक का कॉम्प्लेक्स बन जाता है और सिल्वर बैठ जाता है। उसको आप लोग रिडक्शन में भी पढ़ोगे। ठीक है, रिडक्शन के अंदर भी पढ़ते हैं बाय रिप्लेसमेंट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, नॉट रिप्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब होता क्या है, अगर आप यहां पर ऑक्सीजन नहीं लेते हो तो ये रिएक्शन हो जाती है रिवर्सिबल। ठीक है, अगर आप ऑक्सीजन नहीं लेते हो तो ये रिएक्शन हो जाती है रिवर्सिबल। बेसिकली जो सल्फाइड है उसकी सिल्वर के लिए इच्छा बहुत ज्यादा है, जो सल्फाइड है उसकी सिल्वर के लिए प्यार ज्यादा है, तो रिएक्शन क्या हो जाती है, उस डायरेक्शन में वापस भाग जाती है। तो इसीलिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन पास करते हैं ताकि जो ये सल्फाइड बच रहा है, जो ये सल्फाइड बच रहा है, इस सल्फाइड का हो जाए ऑक्सीडेशन। जो ये सल्फाइड यहां बना है, इस सल्फाइड का क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए, और फिर उसके बाद हमारे पास कुछ ना बचे। ठीक, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कुछ इस तरीके की कहानी चलती है। कॉम्प्लेक्स सेम यही बनने वाला है, कॉम्प्लेक्स में कोई चेंज नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स बनेगा,
प्लस साथ ही साथ में जो सल्फाइड था जो परेशान कर रहा था वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो लोगों को लगता है इसके ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन लिया जाता है, बिल्कुल नहीं। जो सल्फाइड होता है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ एयर रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। ठीक, बात आती है फिर गोल्ड की। गोल्ड में क्या करते हैं हम लोग, इस तरीके से बनाते हैं कॉम्प्लेक्स, और लास्टली क्या होता है, यहां डाल दिया जाता है जिंक पाउडर। पिछले वाले में भी जिंक पाउडर डालते हैं, ये बात ध्यान रखना, उसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वहां पर भी जिंक पाउडर डाल दिया जाता है, जो उसको क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो यहां आपको AU और AG मिल जाते हैं। तो लीचिंग इज डन फॉर जनरली साइनाइड प्रोसेस जो होता है वो नेटिव मेटल्स के लिए होता है, और लीचिंग जो होता है वो एल्यूमिनियम के लिए होता है। तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी। अब बात करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन तो हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड ओर को ऑक्साइड में बदलना है। कॉन्सेंट्रेशन तो हो गया, अब कॉन्सेंट्रेटेड ओर को हमें बदलना है ऑक्साइड में। तो कारण ये पूछते हैं कि भैया बदलना क्यों है। ठीक, जो मेटलर्जी में अगला स्टेप आता है वो आता है हमारे पास रिडक्शन। कॉन्सेंट्रेशन हो गया, कॉन्सेंट्रेशन के बाद रिडक्शन, रिडक्शन के बाद रिफाइनिंग। ठीक, जो रिडक्शन का प्रोसेस है उसको कराने के लिए हमें सल्फाइड ओर को जनरली कन्वर्ट करना पड़ता है ऑक्साइड में। तो इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक होता है, CO2 की जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है किससे, CS2 से। जनरली हम लोग रिडक्शन किससे करते हैं, कार्बन के थ्रू करते हैं, है ना। किससे करते हैं, कार्बन के थ्रू। कार्बन के थ्रू रिडक्शन करने पर हमारे पास एक बार तो बनता है CO2 और एक बार बनता है CS2। जो CO2 होता है वो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होता है CS2 से, इसीलिए सल्फाइड ओर हो या कोई भी ओर हो उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है किसके अंदर, ऑक्साइड के अंदर, और फिर उसके बाद ही क्या कर सकते हो आप, रिडक्शन कर सकते हो। तो ये रीजन जानो क्यों करते हैं, क्योंकि CO2 थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल होता है CS2 से। अब ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होता है रोस्टिंग और एक होता है कैल्सिनेशन। ठीक, रोस्टिंग में क्या होता है, बेसिकली रोस्टिंग में प्रेजेंस ऑफ एयर होती है। रोस्टिंग में क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हो आप, प्रेजेंस ऑफ O2। यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, उसके दरमियान ही अपन क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। कैल्सिनेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में किया जाता है। ठीक, जनरली इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जनरली नहीं होता ही एब्सेंस ऑफ एयर में। दोनों केस में पानी निकलेगा, ये ध्यान रखना। अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो वो वहां से निकल जाएगा। ये इस्तेमाल किया जाता है कार्बोनेट ओर्स के लिए, जो कार्बोनेट ओर्स होती है उसके लिए, CO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 को तोड़ा CaO प्लस CO2 में, तो बन गया कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड बना लिया। ये किया जाता है आपके पास जैसे PbS हो गया, सल्फाइड ओर्स, कोई भी सल्फाइड ओर हो गई, ZnS हो गई, इन सब के लिए आप क्या करते हो, रोस्टिंग करते हो, ऑक्सीजन में हीट करते हो, तो SO2 निकल जाती है प्लस उसका ऑक्साइड बन जाता है। ठीक, एक्सेस ऑफ सल्फर इज रिमूव्ड एज वॉलेटाइल ऑक्साइड, SO2 बन के निकल जाता है, यहां पर मॉइस्चर रिमूव हो जाता है। दोनों में जनरली अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है तो वो निकल ही जाता है। इसके अलावा कुछ कुछ और इंप्योरिटीज होती हैं जो कि और निकलती है इन दोनों के केस में। ठीक है, द डाइऑक्साइड एंड कार्बोनेट्स आर कन्वर्टेड इनटू देयर ऑक्साइड, ये सबको पता है। जैसे ये देखो S+O2 गिविंग SO2, तो इस तरीके से क्या होता है, आपका जो सल्फाइड है, जो सल्फर है, वो निकल जाता है और के अंदर से। ठीक, द मेटल सल्फाइड इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड और सल्फेट, जनरली ये सल्फेट में होता है या फिर ऑक्साइड, इन जनरल ऑक्साइड देखते हैं। लेड के केस में PbSO4 भी देखने को मिलता है, बट वो आगे जाके रिडक्शन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। Impurities of arsenic, antimony and phosphorus are removed as their volatile oxide। यहां पर ऑक्साइड की फॉर्म में इंप्योरिटीज निकलती हैं, जबकि यहां पर डायरेक्टली वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, द मास बिकम्स पोरस एंड इजीली वर्केबल। इंप्योरिटीज लाइक कार्बन, सल्फर, आर्सेनिक, फॉस्फोरस एक्सेट्रा आर रिमूव्ड बाय वेपराइजेशन। यहां क्या होता है, यहां पर आप ऑक्सीजन तो डाल नहीं रहे हो, तो इनके तो ऑक्साइड बनेंगे नहीं, तो ये डायरेक्टली निकल जाते हैं बाहर, तो ये बाहर डायरेक्टली निकल जाते हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है, ऑक्साइड बन के निकलते हैं। तो फर्क ज्यादा कुछ नहीं है, दोनों में अगर इंप्योरिटी से निकलेंगी दोनों बाहर, उधर ऑक्साइड नहीं बनेगा, सीधे निकल जाएंगे, यहां ऑक्साइड बन के बाहर निकलेंगे। और यहां पर दोनों केस में ध्यान रखना, पोरस हो जाती है। ठीक है, और पोरस होने की वजह से क्या हो जाता है, हमारे को फायदा मिल जाता है। और पोरस हो जाती है तो जो भी हम लोग रिडक्शन का आगे मेथड करने वाले हैं, तो वो ज्यादा सरफेस एरिया होता है, तो ज्यादा रिडक्शन होता है, और बाकी की कहानी आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, समझ में आ गई बात। जैसे यहां पर हो गई, तो यहां रिएक्शन आप देख सकते हो, Sb2O3 AS2O3। ठीक है, फॉस्फोरस है तो हमारे पास P4O10, इस टाइप में निकल जाती है बात। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ज्यादा कुछ खास था नहीं। तो कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड, इसलिए मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं बताया क्योंकि आप लोगों को खुद को भी पता है क्या होता है रोस्टिंग, क्या होता है कैल्सिनेशन, कुछ ज्यादा फर्क है।
ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एलिंगम डायग्राम, जो आज तक समझ में नहीं आ पाता है, काफी स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत रहती है, और किस तरीके से ऑक्साइड का रिडक्शन किया जाता है यूजिंग डिफरेंट मेथोडोलॉजी, पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, कैसे कैसे आप लोग रिडक्शन करते हो। ठीक है, बाकी डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बाकी के जितने भी वीडियोस, जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं, उन सब के आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाओ और देखो। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपके लास्ट मोमेंट पे काम आ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखो। एग्ज़ाम की डेट्स को लेके ज़्यादा सोचना नहीं है कि कब आएगा, कैसे आएगा, क्या होगा, उसको लेके मत सोचो, वो सब आ जाएगा। ठीक है, तो उन चीज़ों की टेंशन मतलब आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। बाकी मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में।